चलिए। Hi everyone, my name is Faiz Sakir. Welcome to the first chapter of your geography, resources and development. बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिसोर्स किसको कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। हर वह चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाए और जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकती हो वह रिसोर्स कहलाता है, प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिएबल, इकोनॉमिकली फिजिएबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। लेकिन उसके तीन कंडीशन हैं। पहला कंडीशन ये है कि उसका टेक्नोलॉजी हमको पता हो, वह सस्ता हो और कल्चर उसको एक्सेप्ट करे। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि रिसोर्स किसको कहते हैं। हर वो चीज़ जो हमारी इन्वायरमेंट में पाई जाए और जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकती हो वो रिसोर्स कहलाता है। कंडीशन कौन कौन सा है? तीन कंडीशन है। टेक्नोलॉजी पता होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए और समाज उसको एक्सेप्ट करे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। मतलब अब हम लोग रिसोर्स को डिवाइड करेंगे अलग अलग बेसिस पे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। मतलब उत्पत्ति के हिसाब से। ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति होता है, शुरुआत होता है। उत्पत्ति के हिसाब से रिसोर्स, ओरिजिन के हिसाब से रिसोर्स कितने तरह के होते हैं। तो ओरिजिन के हिसाब से रिसोर्स दो तरह के होते हैं, बायोटिक और बायोटिक। अब हम देखते हैं कि बायोटिक रिसोर्सेज किसको कहेंगे और अबायोटिक रिसोर्सेज किसको कहेंगे। बायोटिक रिसोर्सेज, these are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora, fauna, etc. मतलब हर वह रिसोर्स जिसको हम बायोस्फीयर से ऑब्टेन करें और जिसके अंदर लाइफ हो वह बायोटिक रिसोर्स कहलाता है। यानी कहने का मतलब जिस रिसोर्स के अंदर लाइफ है वह बायोटिक रिसोर्स कहलाएगा। जैसे हम और आप, जानवर वगैरह, ये सब बायोटिक रिसोर्स के अंदर आएंगे। अब अबायोटिक रिसोर्सेज किसको बोलते हैं? ऑल दोज things which are composed of non-living things are called abiotic resources. For example, the rocks and metals. मतलब हर वह चीज जिसके अंदर लाइफ नहीं है, जिसके अंदर जान नहीं है, मतलब वैसा रिसोर्स जिसके अंदर जान नहीं है वह अबायोटिक रिसोर्स कहलाएगा। तो हमने पढ़ा कि ओरिजिन के हिसाब से रिसोर्स दो तरह के होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज हम उस रिसोर्स को कहते हैं जिसके अंदर लाइफ होता है, जिसके अंदर जान होता है, जैसे इंसान, जानवर वगैरह। अब प्लांट्स वगैरह भी इसमें चले आएंगे। अबायोटिक रिसोर्स हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर लाइफ नहीं होता है, जैसे रॉक्स, मेटल्स वगैरह। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। मतलब एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से रिसोर्स कितने तरह के होते हैं। मतलब कौन सा रिसोर्स आने वाले वक्त में ख़त्म हो सकता है और कौन सा रिसोर्स ख़त्म नहीं हो सकता है। तो इस हिसाब से रिसोर्स दो तरह के होते हैं। एक कहलाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरा कहलाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब वैसा रिसोर्स जिसको हम फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से फिर से रीजनरेट कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वह रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कपड़ा धोया, कपड़ा हमने पानी से धोया, कपड़ा हमने धोया पानी से। अब जब हमने पानी से जब कपड़ा धो लिया तो वह पानी जो है वह नाले से होता हुआ, नदी से होता हुआ समंदर में पहुंच गया। अब समंदर में पहुंचने के बाद देखेंगे कि वह पानी इवोपरेट होगा। इवोपरेट होने के बाद ऊपर जाके कंडेंस होगा और कंडेंस होने के बाद आप देखेंगे कि फिर से जो है, जो वाटर साइकिल का जो प्रोसेस जो है उसके जरिए से फिर से बारिश होगी और वो पानी फिर से चला आएगा। यानी कहने का मतलब वैसा रिसोर्स जिसको हम फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से रिप्रोड्यूस कर सकें वह रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाता है। इसमें वाटर तो अभी मैंने बताया ही आपको। उसके अलावा जो है फॉरेस्ट के बारे में हम बात करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ये एरिया है, यहाँ पर जंगल था, किसी वजह से जंगल को काट दिया गया। अब जंगल को काट दिया गया मतलब रिसोर्स खत्म हो गया। लेकिन अगर आप जंगल को फिर से पेड़ पौधा आप लगा दें तो आप पाएंगे कि कुछ सालों के बाद फिर से ये एरिया जो है पूरी तरह से हरा भरा हो जाएगा। तो मतलब वैसा रिसोर्स जिसको हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में
कम वक्त में केमिकल, फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से रिप्रोड्यूस और रीजनरेट कर सकें, वो रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वैसा रिसोर्स जिसको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वह रिन्यूएबल, और वैसा रिसोर्स जिसको हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं वह नॉन रिन्यूएबल। ये सही डिफिनेशन नहीं है, ये छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब होता है वैसा रिसोर्स जिसको हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, कम वक्त में रिप्रोड्यूस कर सकते हो फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, हम उस रिसोर्स को कहते हैं जिसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रीजनरेट, रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सके। जैसे हम जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स, क्रूड ऑयल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगा है। अगर एक बार अगर ये रिसोर्स खत्म हो जाए तो फिर बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगेगा, ये आसानी से रिप्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। चलिए, तो हमने पढ़ा कि रिसोर्स किसको कहते हैं। तो हर वह चीज जो हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाए, जो हमारी जरूरत को पूरा करे, वह रिसोर्स कहलाता है। मैंने बताया कि इसके 3 कंडीशंस होते हैं। एक तो टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए, दूसरा जो है सस्ता होना चाहिए, तीसरा कल्चर उसको एक्सेप्ट करे। फिर मैंने आपको बताया कि ओरिजिन के हिसाब से रिसोर्स कितने तरह के होते हैं। तो मैंने बताया कि ओरिजिन के हिसाब से रिसोर्स 2 तरह के होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। वैसा रिसोर्स जिसको हम बायोस्फीयर से ऑब्टेन करें, जिसके अंदर लाइफ हो, वो बायोटिक रिसोर्स। वैसा रिसोर्स जिसको हम बायोस्फीयर से ऑब्टेन तो करें लेकिन उसके अंदर लाइफ नहीं हो, वह अबायोटिक रिसोर्स कहलाता है। फिर हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब कौन सा रिसोर्स खत्म होने वाला है, कौन सा रिसोर्स खत्म होने वाला नहीं है। तो उस हिसाब से रिसोर्स 2 तरह के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वैसे रिसोर्सेज जिसको हम बहुत कम वक्त में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से रिप्रोड्यूस, रीजनरेट कर सकते हैं, वह रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाता है। और वैसा रिसोर्स जिसको हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिप्रोड्यूस, रीजनरेट नहीं कर सकते हैं, वह नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया, सपोज कीजिए कि तालाब है, तालाब में पानी था, गर्मी का मौसम आया, पानी खत्म हो गया, सूख गया मान लीजिए। फिर देखिएगा कि बारिश का मौसम आएगा, जो है फिर से तालाब में पानी हो जाएगा। तो देखिए, तो फिर से वाटर जो खत्म हो गया था, फिर से वाटर आ गया। तो वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाएगा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स किसको बोलेंगे? जो एक बार खत्म होने के बाद उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगता है, वह नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाता है। ऐसा नहीं है कि वो बनता नहीं है, रीजनरेट नहीं होता है। चलिए, अब हम आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक, मतलब उस रिसोर्स का मालिक कौन है। इसमें जो है 4 तरह के रिसोर्स होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज। दीज आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, मतलब वैसा रिसोर्स जो किसी एक खास इंडिविजुअल का रिसोर्स हो। जैसे देखिए, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा रिसोर्स। अगर मान लीजिए कि हम मोबाइल रखे हुए हैं और अगर आपको हम पढ़ा रहे होते और आप मेरा मोबाइल लेके जाते तो आपको बोलते कि बाबू आप मोबाइल रख दीजिए, मेरा मोबाइल है। तो वैसा रिसोर्स जो किसी एक खास इंडिविजुअल का उसके ऊपर राइट हो, वह इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाता है। जैसे आपका मोबाइल, आपका घर, ये सब इंडिविजुअल रिसोर्स है। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, दीज आर रिसोर्सेज विच आर एसेसिएबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, मतलब वैसे रिसोर्सेज जिस पर किसी एक खास इंसान का, किसी एक खास इंडिविजुअल का अधिकार नहीं होता है, बल्कि उस रिसोर्स को तमाम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड्स है, जैसे मान लीजिए कि चारागाह है, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक आदमी जो है अपने जानवर को वहां पे चराएगा और दूसरे लोग अगर चराने जाएंगे तो आप उसको रोक देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो वैसा रिसोर्स जिसको तमाम कम्युनिटी के लोग इस्तेमाल करते हैं, वह कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स कहलाता है। जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड हो गया, ब्यूरियल ग्राउंड्स हो गया, आप देखेंगे कि कब्रिस्तान वगैरह हो गया, विलेज पॉन्ड्स हो गया, पार्क वगैरह हो गया, पब्लिक पार्क्स वगैरह, ये सब कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। नेशनल रिसोर्सेज किसको बोलते हैं? कहता है टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, यानी कहने का मतलब हर रिसोर्स जो है, जो किसी एक नेशन के टेरिटरी के अंदर आता है, वह सब नेशनल रिसोर्स है। इवन हमारा भी रिसोर्स जो है वह नेशनल रिसोर्स ही है।
अगर सरकार को कभी हमारे रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी तो वो उसको एक्वायर कर सकती है। जैसे आप देखिएगा बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए सरकार को यहाँ से कोई रेलवे ट्रैक वगैरह बिछाना है तो आपकी जमीन को लीगली एक्वायर कर सकती है। जैसे मान लीजिए सरकार को कभी जो है इमरजेंसी में सपोज कीजिए मेरे मोबाइल की जरूरत पड़ गई तो वह मेरे मोबाइल को एक्वायर कर सकता है, भले ही यह मेरा है। तो हर वह रिसोर्स जो देश के अंदर पाया जाता है, जो देश के सरहद के अंदर पाया जाता है, टेक्निकली वह नेशनल रिसोर्स होता है। उसके अलावा ओशन वाला जो एरिया जो होता है, ओशनिक एरिया, कुछ ओशनिक एरिया भी वो नेशनल रिसोर्स होता है। देश का जो सरहद जहां पे खत्म होता है वहां से लेकर, अगर वहां पे कोई ओशन वगैरह है, वहां उस सरहद से जो है पॉलिटिकल बाउंड्री से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स तक। अब आप पूछेंगे नॉटिकल माइल्स क्या है, तो ओशन में ओशनिक डिस्टेंस को मेजर करने का एक यूनिट है। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू होता है 1.9 किलोमीटर। यानी जैसे मान लीजिए कि पेनिसुलर इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप चले जाइए, आप देखेंगे कि एक तरफ अरबियन ओशन है, एक तरफ अरबियन सी है, दूसरे तरफ आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल है, नीचे आप चले जाएंगे तो इंडियन ओशन है। तो सपोज कीजिए कि हम आते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो है हम अरबियन सी के बारे में बात करते हैं, तो हमारा बाउंड्री जहां से खत्म होता है वहां से लेकर अरबियन सी में 12 नॉटिकल माइल्स तक, मतलब 22.2 किलोमीटर तक अगर कोई रिसोर्स पाया जाता है तो वह भारत की संपत्ति होगी, वह हमारी संपत्ति होगी। लेकिन 12 नॉटिकल माइल्स से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक को हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। अगर उसमें कोई रिसोर्स पाया जाएगा, सपोज कीजिए कोई रिसोर्स पाया गया और किसी देश को के डेवलपमेंट के लिए वह रिसोर्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो यूनाइटेड नेशन के से परमिशन लेकर आप उस रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अरबियन सी में 200 नॉटिकल माइल्स के बीच में, 12 नॉटिकल माइल्स से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स के बीच में, जिसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, उसमें अगर कोई रिसोर्स पाया गया और भारत की सरकार को लग रहा है कि नहीं ये रिसोर्स हमारे देश के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, तो वह यूनाइटेड नेशन के परमिशन से उसको इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन 1200 नॉटिकल माइल्स के बाद अगर ओशनिक एरिया में कोई रिसोर्स पाया जाता है तो ये किसी देश का रिसोर्स नहीं होता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बगैर परमिशन के कोई भी कंट्री उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट के हिसाब से रिसोर्स कितने तरह के होते हैं। तो डेवलपमेंट के हिसाब से रिसोर्स 4 तरह के होते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज, मतलब वैसा रिसोर्सेज जिसके अंदर पोटेंशियल तो है, क्षमता तो है कि वह हमारी जरूरत को पूरा कर सकती है, लेकिन अभी वह नहीं कर पा रही है, या हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप नहीं है कि हम उस रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकें। जैसे आप देखिएगा कि राजस्थान और गुजरात में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है विंड और सोलर एनर्जी की, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना डेवलप नहीं है कि हम जो है लार्ज स्केल पर विंड और सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। तो मतलब वैसा रिसोर्स जिसके अंदर पोटेंशियल है कि वह हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से पूरा नहीं कर पा रही है, तो वो पोटेंशियल रिसोर्स है। जैसे मान लीजिए कि आपके अंदर पोटेंशियल है कि अगर आप सही से पढ़ाई करें तो आप टॉप कर सकते हैं, लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे टॉप करेंगे। तो मतलब वैसा रिसोर्स जिसके अंदर पोटेंशियल है कि फ्यूचर में वह हमारी जरूरत को पूरा कर सकती है, वह पोटेंशियल रिसोर्स कहलाता है। डेवलप्ड रिसोर्स, मतलब वैसा रिसोर्स जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमको पता है कि वह रिसोर्स जो है कितने क्वांटिटी में है और जिसको अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब वैसा रिसोर्स जिसको हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, वह डेवलप्ड रिसोर्सेज कहलाता है। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड and their quality and quantity have been determined for utilization. The development of resources depends on technology and level of their feasibility. अब हम आएंगे स्टॉक, मतलब वैसा रिसोर्स जो हमारी जरूरत को पूरा तो कर सकता है। Materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings don't have the appropriate technology to access these are included among, for example, water is a compound of two
inflammable gases, hydrogen and oxygen, which can be used as a rich source of energy, but we don't have the required technology. स्टॉक किसको बोलते हैं? तो वैसा मटेरियल जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है, वैसा रिसोर्स जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है, जो कि हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकता है, लेकिन हमको टेक्नोलॉजी ही नहीं पता है। ये क्या कहलाएगा बाबू? ये स्टॉक कहलाएगा। जैसे हम जानते हैं कि वाटर जो है वह दो इनफ्लेमेबल गैसेस से बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ है, और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वह रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारी ज़रूरत को कैसे पूरा करेगा, हमारी एनर्जी की ज़रूरत को कैसे पूरा करेगा, ये टेक्नोलॉजी हमको नहीं पता है। तो ये स्टॉक के अंदर आएगा। रिजर्व्स किसको बोलेंगे? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 2 पेन होता, तो एक पेन से भी हम लिख रहे हैं, एक पेन हमने रख दिया है कि जब एक पेन खत्म हो जाएगा तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे, तो वह रिजर्व्स कहलाएगा। मतलब वैसा रिसोर्स जो जिसकी टेक्नोलॉजी हमको पता है, लेकिन चूंकि हमारे पास एक्स्ट्रा है तो हमने कुछ वक्त के लिए उसको रख दिया है कि जब एक खत्म हो जाएगा, जब हम एक का इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर दूसरे का इस्तेमाल करेंगे।